सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर से एनीमिया का टॉपिक पढ़ना अपन ने स्टार्ट कर दिया था। क्या होता है एनीमिया? आपके मेरे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का कम होना एनीमिया कहलाता है। इसमें आते हैं आरबीसी के नंबर कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, आरबीसी का छोटा होना, आरबीसी का बड़ा होना, आरबीसी के शेप का एबनॉर्मल होना। दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दुनिया में पाए जाने वाले एनीमिया के अंतर्गत 4 तरह की आरबीसी हैं जो एनीमिया वाले इंसानों में पाई गई। उनका नाम है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। बोले तो शेप और साइज और कलर दोनों नॉर्मल हो, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहलाएगा। दूसरा था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसके अलावा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया और चौथे नंबर का था मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिनको मैंने ऑप्शन के फॉर्म में ABCD नाम दिया था। इसके बाद इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे थे। नंबर 1 हेमरेजिक एनीमिया, नंबर 2 हीमोलाइटिक एनीमिया, नंबर 3 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया और नंबर 4 इनहेरिटेंट एनीमिया। इनहेरिटेंट एनीमिया को अपन फर्दर लास्ट में पढ़ेंगे। बोले तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। अब जो बचा हुआ है उसका नाम है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया में पहले नंबर का एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अपन डिस्कस करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आप अपनी सोसाइटी में पाया जाने वाला सबसे कॉमन तरह का एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अपनी सोसाइटी में पाया जाने वाला सबसे कॉमन तरह का एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले आयरन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म आप समझ लें। कैसे आयरन को आप खाते हैं, कैसे मेटाबोलाइज होता है, कौन सी फॉर्म में खाते हैं, कौन सी फॉर्म बनती है, कहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये समझना जरूरी है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें अपन। ये अपना GIT है। ये अपना GIT है। दैट इज अवर लीवर। चलें आयरन की बात कर लेते हैं अपन। आप और मैं डेली डाइट में आयरन को खाते हैं। आयरन की कौन सी फॉर्म है जो आप लेते हो? आप और मैं आयरन खाते हैं इस फॉर्म में। हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, मिल्क, एग, मीट, बनाना, गन्ने का जूस, इन सब में आयरन होता है। गुड़, सब में आयरन होता है। ये आयरन जाता है ईसोफेगस के बाद स्टोमक में Fe+3 फॉर्म में। इस आयरन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम में होता है। ये जो डायग्राम में अपन ने अलग से कलर में बनाया है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आयरन का सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। आंसर आपको देना है ड्यूडिनम में होता है। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस इन ड्यूडिनम। परंतु ड्यूडिनम में इसका एब्जॉर्प्शन Fe+2 फॉर्म में हो तो ज्यादा बेहतर होता है। ड्यूडिनम में इसका एब्जॉर्प्शन Fe+2 फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर होता है।
तो ये जो Fe+3 फॉर्म में आपने इसको खाया है, यह HCl की प्रेजेंस में Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। यह HCl की प्रेजेंस में Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको HCl कहां पर मिलेगा? अपने स्टोमक के अंदर मिलेगा। तो मोस्टली आयरन की वह फॉर्म जिसका एब्जॉर्प्शन होता है Fe2+, खाते किस फॉर्म में हो? Fe+3। Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा? आंसर है HCl की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या HCl की भी आवश्यकता होती है? आंसर है यस। क्या HCl की भी आवश्यकता होती है? आंसर है यस। इज दैट क्लियर? इस आयरन का एब्जॉर्प्शन हुआ, यह आपने खाया, Fe+2 में कन्वर्ट हुआ, ड्यूडिनम में गया, यहां पर इसका एब्जॉर्प्शन हुआ। इसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो आयरन है, यह एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। यह एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है और ये इसकी ट्रांसपोर्ट फॉर्म बन जाती है। इस पर्टिकुलर फॉर्म में आयरन का ट्रांसपोर्ट होगा और आयरन के ट्रांसपोर्ट की इस पर्टिकुलर फॉर्म को नाम देते हैं ट्रांसफेरिन। इस पर्टिकुलर फॉर्म को नाम देते हैं ट्रांसफेरिन। यह एक एपोप्रोटीन होता है जिसके साथ आयरन जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद यह ट्रांसफेरिन बनाता है। तो ट्रांसफेरिन इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ट्रांसफेरिन इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अच्छा, इस पर्टिकुलर फॉर्म में यह अपने ब्लड में घूमता रहता है। ब्लड में घूमने के बाद यह स्टोर होने के लिए लीवर में पहुंचता है। स्टोर होने के लिए जब यह लीवर में पहुंचता है तो यह इस प्रोटीन को तो त्याग देता है और लीवर में दूसरे प्रोटीनों के साथ कॉन्जॉइंट हो जाता है और लीवर में दूसरे प्रोटीनों के साथ कॉन्जॉइंट होकर यह बना लेता है फेरिटीन। यह बना लेता है फेरिटीन। व्हाट इज द फेरिटीन? इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। और बॉडी का मैक्सिमम आयरन कहां पर स्टोर होता है? आंसर है लीवर में। आंसर है लीवर में। तो आयरन की स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है? आंसर इज फेरिटीन। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। जब जब बॉडी में आरबीसी का निर्माण होता है और हीमोग्लोबिन बनाने की आवश्यकता होती है तो इस फेरिटीन से आयरन लिबरेट होकर ब्लड में आता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि यदि मैं 10 दिन आयरन नहीं खाऊंगा तो मुझे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। नहीं होगा भैया, मेरे लीवर में बहुत सारा फेरेटिन पड़ा हुआ है, 10-20 दिन का काम तो वो चला देगा। हाँ, 2-4 महीने नहीं खाऊंगा तब जाकर जरूर मुझे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो समराइज करो दोबारा से क्या पढ़ाया मैंने कि आयरन को आप और मैं Fe+3 फॉर्म में लेते हैं, यह HCl की प्रेजेंस में Fe+2 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आसानी से इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम से हो जाता है। आयरन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम में होता है और ड्यूडिनम से एब्जॉर्ब होने के बाद जब यह ब्लड में पहुंचता है तो एपोप्रोटीन के साथ जुड़कर ट्रांसफेरिन बना लेता है। इट इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन। उसके बाद यह सर्कुलेट होता हुआ ब्लड के माध्यम से लीवर में पहुंचता है, जहां पर इस प्रोटीन को त्याग कर लीवर के में पाई जाने वाली दूसरे प्रोटीन के साथ ज्वाइन होकर यह स्टोरेज फॉर्म बना लेता है। आयरन की स्टोरेज फॉर्म होती है फेरेटिन। अब यहां पर यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए HCl जरूरी है? क्या आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए HCl जरूरी है? आंसर है यस। और HCl के साथ साथ इसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक विटामिन की भी जरूरत है और उस पर्टिकुलर विटामिन का नाम है विटामिन सी। उस पर्टिकुलर विटामिन का नाम है विटामिन सी।
अगर मुझे आयरन खाना है या आयरन का सिरप लेना है तो मैं 5 ml आयरन पीऊं यदि मुझे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो वह आयरन लेना कब ज्यादा उचित होगा? खाने से जस्ट पहले, खाने के बीच में, या खाने के दौरान, या खाने के बाद? कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा खाने के दौरान। अगर मैं खाने से पहले आयरन लेता हूं, उसके मुझे 2 नुकसान हैं। एक तो यह मेटेलिक होता है, मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो जाएगा, तो जहां मैं 4 चपाती खाने वाला हूं मैं 3 ही खा पाऊंगा, डाइट मेरी कम हो जाएगी। दूसरा नुकसान, खाने से पहले मैंने यदि आयरन लिया है तो HCl तो मेरे पेट में है ही नहीं, इसका मतलब यह Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि Fe3 में बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं होता, होता है पर कम होता है, होता है पर कम होता है। अच्छा, मैं खाने के बाद आयरन लूं तो मैंने खाना खा लिया, पानी पी लिया, अब मैं आयरन लूं, जितना HCl निकला था वो तो खाने के साथ जुड़ गया, काइम बन गया, खाने को पचाने में, एंजाइम को एक्टिवेट करने में यूटिलाइज हो रहा है। अब HCl इतना काम नहीं आएगा। HCl का मैक्सिमम सीक्रेशन होता है खाने के दौरान, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं खाने के बीच में या खाने के दौरान आयरन लूं, अच्छा खासा HCl मिलेगा, अच्छा खासा इसका कन्वर्जन हो जाएगा और उसके बाद अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो आयरन सप्लीमेंट यदि आपको प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं तो कौन सा वह सूटेबल टाइम है जब अपन को आयरन लेना चाहिए? आंसर है ड्यूरिंग द मील। आंसर है ड्यूरिंग द मील। अगर ड्यूरिंग द मील नहीं आए तो आंसर देना है बिफोर मील। आंसर देना है बिफोर मील। पहला आंसर देना है ड्यूरिंग द मील। अच्छा, सबसे बेस्ट आंसर तो देना है विटामिन सी के साथ। विटामिन सी के साथ आयरन लेना है। दूसरा आंसर देना है ड्यूरिंग द मील लेना है। तीसरा आंसर नहीं आए तो बिफोर मील, और सबसे लास्ट में आफ्टर मील। ये तो बात हो गई थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली अपन ऐसा करते हैं, परंतु प्रैक्टिकली सुनो, आने वाले भविष्य में कभी आप अपने बच्चों को आयरन दोगे या डॉक्टर आपके बच्चों को आयरन लिखेगा तो वह आपको बोलेगा कि खाने के बाद 1-1 चम्मच देनी है सुबह शाम। तब आपका दिमाग कहेगा कि अरे यार, सर ने तो एनीमिया में पढ़ाया था खाने के बीच में दो, और डॉक्टर साहब तो खाने के बाद बता रहे हैं। इसका मतलब या तो डॉक्टर साहब गलत हैं या फिर सर गलत है। तो यहां आपको बता दूं, ना तो डॉक्टर साहब गलत है ना सर गलत है, मैं भी गलत नहीं हूं। आपको आंसर ड्यूरिंग द मील देना है। डॉक्टर आपको आफ्टर द मील बता रहा है ड्यू टू द कन्वीनियंस। सोचो, आपके 2 साल का बच्चा, उसको आयरन दे रहे हो। 2 साल के बच्चे को आयरन देना वैसे ही महाभारत। दूसरा, सबसे बेस्ट तो विटामिन सी के साथ दो। चलो, नींबू की शिकंजी बना के उसके साथ पिलाओ। बच्चा नींबू की शिकंजी नहीं पीता, आयरन तो तब लेगा, वो भी गलत हो गया। फिर खाने के बीच में पिलाओ। सोचो, मुश्किल से 2-3 साल का बच्चा 1 चपाती खाता है, आधी चपाती खिला दी, फिर उसको आयरन दोगे, क्या उसके बाद वह लेगा या आधी चपाती बची हुई खाएगा? नहीं खाएगा। इसलिए कन्वीनियंस सबसे बेटर होती है। खाना खा लिया, पेट भर गया, अब आयरन दे दो। अब यहां आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, सर फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा? मुझे पता है एज ए फिजिशियन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। मैं आपके बच्चे को आयरन दे रहा हूं, आपके बच्चे को आयरन की डोज सेट हो रही है 4 ml, मैं आपको 5 ml बताऊंगा। देनी चाहिए 4 ml, मैं कहूंगा 5-5 ml सुबह शाम देना। 1 ml बढ़ा दिया ना मैंने, एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत कम होगा, इस वजह से डोज बढ़ा दी। तो जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं वो थोड़ी सी डोज को बढ़ाकर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ना के बराबर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो होने दो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आयरन को हमेशा लिया जाता है खाने के बाद। प्रैक्टिकल लाइफ में आयरन को हमेशा लिया जाता है खाने के बाद।
थ्योरेटिकल लाइफ में आपको आंसर देना है नंबर 1 विटामिन सी के साथ, नंबर 2 ड्यूरिंग द मील, नंबर 3 बिफोर मील और नंबर 4 आफ्टर द मील। सबसे लास्ट में आफ्टर द मील आएगा, परंतु व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने बच्चों को आयरन देंगे या अपने रिश्तेदार के या घर में कोई बच्चा है उसको आप आयरन देंगे तो आयरन हमेशा देना चाहेंगे आप आफ्टर द मील। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बन गए और सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब शायद आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1, आयरन का सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है? आयरन का सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है? आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर है ड्यूडिनम। नंबर 2, आयरन की वह फॉर्म जिसके द्वारा आयरन का ट्रांसपोर्ट होता है, आंसर है ट्रांसफेरिन। आंसर है ट्रांसफेरिन। नंबर 3, वह फॉर्म जिसमें आयरन का स्टोरेज होता है, आंसर है फेरिटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए कब देना या कैसे देना उचित होगा? आंसर है नंबर 1 विटामिन सी के साथ, नींबू की शिकंजी के साथ, ऑरेंज जूस के साथ देना सबसे उचित होगा। खाने के अंतर्गत अपन बात करें तो ड्यूरिंग द मील देना सबसे उचित होगा। इज दैट क्लियर? अब यदि किसी इंसान की ड्यूडिनम में किसी तरह का इन्फेक्शन है या मैं कहूं इन्फेस्टेशन है, यदि किसी इंसान की ड्यूडिनम में किसी तरह का इन्फेस्टेशन है तो क्या उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है? क्या उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है? तो आप सभी आंसर दे रहे हैं यस सर। देखें, एक पैरासाइट होता है जो ड्यूडिनम के अंदर ग्रोथ करता है। उस पैरासाइट के इन्फेस्टेशन की वजह से इंसान में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है और उस पैरासाइट के इन्फेस्टेशन को नाम देते हैं हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन। उस पैरासाइट के इन्फेस्टेशन को नाम देते हैं हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन। उस पैरासाइट का नाम है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अमूमन तौर पर वह इंसान जिनका यह कहना होता है कि वह अपनी डाइट में डेली नॉनवेज खाते हैं, डेली मिल्क लेते हैं, डेली एग खाते हैं, फिर भी उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो पॉसिबिलिटी है उनमें हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन इज द कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये आयरन से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। अब अपन डिस्कस करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। सबसे पहले इसकी परिभाषा, एनीमिया which occur due to the deficiency of iron. The anemia which occur due to the deficiency of iron. आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। आया हुआ क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। जितने भी तरह के एनीमिया हैं उनमें सबसे कॉमन तरह का एनीमिया होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन आवर कम्युनिटी। In our community. What is the etiology of iron deficiency anemia?
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इटियोलॉजी क्या होगी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इटियोलॉजी क्या होगी? नंबर 1, मैं यदि लंबे समय से आयरन नहीं ले रहा हूं अपनी डाइट में, डिक्रीज आयरन रिच डाइट, आयरन नहीं खा रहा हूं, प्योर तरीके से वेजिटेरियन हूं और उसमें भी दाल है, पनीर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनसे यदि मैंने दूरी बनाई हुई है तो मुझे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नंबर 2, मैं सब कुछ खा रहा हूं, मैं सब कुछ खा रहा हूं, उसके बावजूद भी मुझे एनीमिया है। उसका कारण हो सकता है कि मेरी ड्यूडिनम से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT, डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, एक पैरासाइट का इन्फेस्टेशन और उसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। It commonly reside inside the duodenum and it is the common cause of iron deficiency anemia. इसके पर्टिकुलर इन्फेस्टेशन को अपन नाम देते हैं हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन। इसके इन्फेस्टेशन को अपन नाम देते हैं हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन। हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यदि मुझे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो मेरी आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? ऑप्शन वही पुराने हैं, ABCD। आंसर दो आप। मेरी आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? दिमाग लगाओ। मैं 6 महीने से आयरन नहीं खा रहा हूं। आयरन नहीं खा रहा तो मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना कम हो गया। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो साइज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, कम हो जाएगा। कलर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, कम हो जाएगा। साइज कम हो जाना माइक्रोसाइटिक, कलर कम हो जाना हाइपोक्रोमिक। इट मीन्स कौन सी किस तरह की आरबीसी मेरे ब्लड में देखने को मिलेंगी आपको? आंसर है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी। माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा क्या इलाज किया जाए इस एनीमिया का? व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? देखिए, मैनेजमेंट तो ये होगा, नंबर 1, अपन इस पर्टिकुलर मरीज में अगर पैरासाइट का इन्फेस्टेशन मिलता है तो एल्बेंडाजोल प्रिस्क्राइब कर देंगे, एंटी पैरासाइटिक ड्रग। कब प्रिस्क्राइब करोगे? जब कंफर्म हो जाए किसका इन्फेस्टेशन है? हुकवॉर्म का। हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन नंबर 1। नंबर 2, अपन कहेंगे कि वह जो खाना पकाते हैं, मदर से बताएंगे, मान के चलें 6 साल का बच्चा है तो मदर को बताएंगे जो वो खाना पकाती है वह आयरन के बर्तन में पकाए। कुक द फूड इन आयरन पोट। कुक द फूड इन आयरन पोट। आयरन के बर्तनों में खाना पकाएंगे
थोड़ा बहुत आयरन खाने में मिल जाएगा। अगला पॉइंट, आयरन रिच डाइट लेना स्टार्ट करो। बोले तो आयरन रिच डाइट, हरी पत्तेदार सब्जियां। देखें, आयरन रिच डाइट दो तरह की होती है। एक तो आयरन के सोर्स होते हैं हीम सोर्स और नॉन हीम सोर्स। अगर आप नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं, एग है, मीट है, फिश है, 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल करें तो कम से कम 3 से 4 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। परंतु यदि प्योर वेज पे चलेंगे तो फिर 1 से 2 ग्राम ही बढ़ेगा। तो ये अपनी अपनी फूड हैबिट्स हैं। जो वेज खाता है वो वेज को, और नॉन वेज खाता है नॉन वेज को। तो अपन दाल, गन्ना, इवन देन हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, और नॉन वेज वाला है तो नॉन वेज प्रिस्क्राइब करेंगे कि जिन फूड में आयरन है वह फूड अपनी डाइट में ज़्यादा ले। फिर भी चूंकि अभी वर्तमान में आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो फिर अपन उसको सलाह देंगे कि यू हैव टू यूज आयरन सप्लीमेंट। आयरन की दवाइयां चला देंगे उसको, आयरन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर देंगे। आयरन का सीरप प्रिस्क्राइब कर दिया, आयरन का सीरप प्रिस्क्राइब कर दिया। देखो, सारे साथियों ने नाम सुना होगा, बचपन में लिया भी होगा आपने। डेक्सोरेंज, ऑटमिन, टोनोफेरॉन, ये अपने इंडिया में चलने वाले पॉपुलर ब्रांड है। डेक्सोरेंज, इसकी गोलियां भी आती हैं, एक शीशे का पैकेट आता है जिसमें 30 गोलियां होती हैं, सीरप भी आता है, तो ये अपन चला देंगे। अब यदि ये आप चला रहे हो किसी 8 साल के बच्चे को, तो उस आयरन सप्लीमेंट के दौरान क्या सलाह आप देना चाहोगे? उस आयरन सप्लीमेंट के दौरान क्या क्या सलाह आप देना चाहोगे? तो यहां है एडवाइज ड्यूरिंग आयरन सप्लीमेंट, एडवाइज ड्यूरिंग आयरन सप्लीमेंट। आयरन सप्लीमेंट के दौरान क्या सलाह देना चाहोगे? सलाह नंबर 1, टेक द आयरन ड्यूरिंग द मील। या सबसे पहले सलाह, टेक द आयरन विद विटामिन सी। ऑरेंज जूस या लेमन जूस, ऑरेंज जूस या लेमन जूस के साथ आयरन को देना सबसे उचित होगा। सलाह नंबर 1। एडवाइज नंबर 2, आयरन को आपको देना है ड्यूरिंग द मील। आयरन को आपको देना है ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान देना है। अभी अभी समझा दिया क्यों खाने के दौरान आपको आयरन देना। इसके अलावा जो आयरन आप दे रहे हो 6 साल के बच्चे को, वह किससे देना उचित होगा? नंबर 1, आप चम्मच से दे रहे हो। नंबर 2, आप स्ट्रॉ से दे रहे हो। तो देखें, आयरन का सिरप टीथ का डिस्कलरेशन करता है बच्चे में, तो सबसे बेटर होगा इट शुड बी टेकन बाय ए स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से खींचेगा तो सीधा टंग पर जाएगा, सीधा निगलेगा, टीथ का डिस्कलरेशन होने से बच जाएगा। फिर भी चूंकि स्ट्रॉ से देना कन्वीनियंस नहीं माना जाता, तो मदर को सलाह देते हैं कि सुबह शाम आयरन देने के बाद आपको ब्रशिंग करानी है। सुबह शाम आयरन देने के बाद आपको ब्रशिंग करानी है, दिन में 2 बार, ताकि टीथ के डिस्कलरेशन से बचा जा सके। लगातार आयरन का सिरप टीथ का डिस्कलरेशन कर देता है, तो आपको 2 टाइम ब्रशिंग करानी है। अगली सलाह अपन देते हैं कि बच्चे की स्टूल का कलर ब्लैक रहेगा। मदर पूछेगी कब तक?
आप बताएंगे जब तक आयरन लोगे बच्चे की स्टूल का कलर ब्लैक रहेगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्टूल का कलर ब्लैक रहे तो यह आयरन की वजह से रहेगा। तो ये सारी की सारी एडवाइज हैं जो अपन आयरन सप्लीमेंट देने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी एडवाइज हो गई? इसको विटामिन सी के साथ लिया जाना चाहिए, खाने के दौरान लिया जाना चाहिए, चम्मच की बजाय स्ट्रॉ से लें तो ज़्यादा उचित होगा। आयरन देने के बाद दिन में 2 बार ब्रश करानी चाहिए। और आयरन थेरेपी के दौरान बच्चे के स्टूल का कलर ब्लैक रहेगा तो मदर को समझा देना है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द एडवाइज विच आर गिवन टू द मदर ऑफ ए चाइल्ड हु इज ऑन आयरन थेरेपी। तो मेरे हिसाब से ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से संबंधित सारे के सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए। द एनीमिया विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन अवर सोसाइटी। इटियोलॉजी, डिक्रीज आयरन रिच डाइट, डाइट में आयरन लेना बंद कर दिया, या जीआईटी से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। यदि हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मॉर्फोलॉजिकल कौन सा होगा? आंसर है बी, आंसर है बी। बोले तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। क्या इलाज करना चाहोगे? यदि हुकवॉर्म का इन्फेस्टेशन है तो एंटी पैरासाइटिक दवाई दे दो। खाना जो पकाते हो वह आयरन के बर्तनों में पकाओ, आयरन रिच डाइट उसको प्रिस्क्राइब करेंगे और आयरन सप्लीमेंट उसको देंगे। फॉर एग्जाम्पल डेक्सोरेंज, टोनोफेरॉन, ये पॉपुलर ब्रांड नेम है। और आयरन देने के दौरान कौन सी थेरेपी है, क्या सलाह आप देना चाहेंगे? तो ये सारी की सारी एडवाइज आपके सामने। इसके अलावा अपन आयरन के कंपोजिशन की बात करें तो यहीं पर बता देता हूं मैं आपको। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। अब यदि मैं क्वेश्चन पूछूं, किसी इंसान का 100 ml ब्लड लॉस हो जाए, किसी इंसान में 100 ml ब्लड लॉस हो जाए तो शरीर से कितने आयरन का लॉस होगा? ऑप्शन है आपके सामने 20 मिलीग्राम, दूसरा है 50 मिलीग्राम, तीसरा है 33 मिलीग्राम और चौथा है 100 मिलीग्राम। एक इंसान के शरीर में ब्लेड से चोट लग गई और उसका 100 ml ब्लड निकल गया तो शरीर से कितने आयरन का लॉस हो जाएगा? 20 मिलीग्राम, 33 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम? तो देखो, इंसान में 100 ml ब्लड का लॉस हुआ है। 100 ml ब्लड में है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। आपको पता है 100 ml ब्लड में है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। 13 से 15, 14 से 16 एवरेज है तो 15 मान ले। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन? 3.34। 100 ml ब्लड का लॉस का मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन गया, और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन गया तो 15 ग्राम में कितना आयरन शरीर से गया? 3.34 से गुणा करो, और 3.34 से गुणा करोगे तो लगभग आंसर आएगा 50 मिलीग्राम। लगभग आंसर आएगा 50 मिलीग्राम। तो इंसान में 100 ml ब्लड का लॉस होने पर कितने मिलीग्राम आयरन का लॉस होता है? आंसर है 50 मिलीग्राम। इज दैट क्लियर?
तो ये आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। इट इज़ द फर्स्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा पढ़ते हैं अपन, जिसका नाम है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। नंबर 2, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। The anemia which occur due to the deficiency of protein. The anemia which occur due to the deficiency of protein. प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। What is the etiology of protein deficiency anemia? एक ही कारण हो सकता है कि डाइट में प्रोटीन लेना कम कर दिया होगा। डिक्रीज प्रोटीन इन डाइट, डिक्रीज प्रोटीन इन डाइट। डाइट में प्रोटीन लेना कम कर दिया, और प्रोटीन लेना कम करने का मतलब है माल न्यूट्रिशन। तो इट इज वेरी कॉमन इन द चिल्ड्रन विद प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों में कौन सा एनीमिया सामान्यतः कॉमन होता है? आंसर है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी इन प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया? What is the morphology of RBC in protein deficiency anemia? वही ऑप्शन है आपके सामने A, B, C, D। A, B, C, D। What is the morphology of RBC in protein deficiency anemia? क्या बेस्ट आंसर होगा? मैं 1 साल से प्रोटीन नहीं खा रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा? हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो साइज कम हो जाएगा, कलर कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन दोनों में रोल निभाता है। साइज कम हो जाना माइक्रोसाइटिक, कलर कम हो जाना हाइपोक्रोमिक। तो कौन सा एनीमिया डेवलप हो जाएगा? आंसर है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मॉर्फोलॉजिकली इसका भी आंसर होगा बी। द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिली वही इसमें मिलेगी। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिली वही इसमें मिलेगी। लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया? सेम मैनेजमेंट है कि वहां आयरन बढ़ाया था तो यहां पर सलाह देंगे एडवाइज प्रोटीन रिच डाइट, कि डाइट में प्रोटीन ज्यादा खाओ भैया, दाल खाओ, एग खाओ, ये अपनी डाइट में ज़्यादा लो। एडवाइज प्रोटीन रिच डाइट। और अभी वर्तमान के लिए पाउडर दे दो, प्रोटीन पाउडर, जिसको अपन बोलें प्रोटीन सप्लीमेंट। आपने भी लिए होंगे बचपन में। प्रोवीटा, कुछ तो अब भी खाते होंगे। प्रोवीटा, प्रोटीनेक्स, इसेंशियल अमाइनो एसिड जैसे बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, ये जो आप लेते हो, अभी तो नहीं पहले लेते होंगे, कुछ अब भी लेते होंगे, उनमें सेचुओ इसेंशियल अमाइनो एसिड आते हैं तो शरीर में प्रोटीन का निर्माण कराते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट अपन उसको एडवाइज करेंगे।
तो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। याद रखने वाले दो बिंदु हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया किसमें कॉमन है? उन बच्चों में जिनमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। उसके अलावा यहां आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? आंसर है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इज दैट क्लियर? दैट इज द प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट, अगली डेफिशिएंसी की बात करें। अगला न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया। The anemia which occur due to the deficiency of vitamin B12. The anemia which occur due to the deficiency of vitamin B12 and intrinsic factor. विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया कहलाता है। अगला पॉइंट, व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ पर्नीशियस एनीमिया? व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ पर्नीशियस एनीमिया? कारण नंबर 1, आपने और मैंने डाइट में विटामिन B12 लेना कम कर दिया। वैसे यह प्योर वेजिटेरियन की कॉमन एनीमिया होता है। जो नॉन वेज है उसमें मेनली होता है विटामिन B12। तो जो 100% वेजिटेरियन होते हैं उनमें सामान्यतः विटामिन B12 कम ही मिलता है। परंतु इसका इतना मैटर, 3 महीने तक का विटामिन B12 तो अपने लीवर में स्टोर होता है, इतना अपन को मिल ही जाता है, बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। तो डिक्रीज विटामिन B12 इन डाइट डेयरी प्रोडक्ट में होता है ये। तो डाइट में विटामिन B12 खाना कम कर दें। अच्छा, डाइट में तो मैं ले रहा हूं, मान के चलें नॉन वेजिटेरियन हूं मैं और सारा कुछ खाता हूं, तो नॉन वेजिटेरियन में तो नहीं होना चाहिए, फिर भी है मुझे। इसका मतलब कहीं स्टोमक में तो गड़बड़ी नहीं है, कहीं स्टोमक में तो गड़बड़ी नहीं है। और स्टोमक में गड़बड़ी के लिए जो बीमारियां हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, इसके अलावा गैस्ट्रिक कैंसर, ये सारी की सारी वो कंडीशन हैं जिन कंडीशन के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन कम हो जाता है। और इन सारी की सारी कंडीशन को कॉज करने वाले सब्सटेंस का नाम होता है हेलियोबैक्टर पाइलोराई। देखें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का कोज, पेप्टिक अल्सर का कोज या गैस्ट्रिक कैंसर का कोज हेलियोबैक्टर पाइलोराई, H पाइलोराई होता। तो विटामिन B12 खाना में बंद कर दूंगा तो भी हो जाएगा, मेरे स्टोमक में गड़बड़ है तो भी हो जाएगा। तीसरा कारण, टर्मिनल इलियम में होता है इसका एब्जॉर्प्शन। तो यदि किसी की स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम में इन्फेक्शन है तो भी तो एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। तो यहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है यदि, तो भी हो सकता है। बैक्टीरियल ग्रोथ इन इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मेनली इलियम, और इलियम में भी मेनली टर्मिनल इलियम।
तो भी परनीशियस एनीमिया हो सकता है। उन कैंडिडेट में भी होता है, उन कैंडिडेट में भी होता है जैसे किसी को स्टोमक का कैंसर हुआ और स्टोमक का कैंसर होने के बाद डॉक्टर साहब ने पूरा स्टोमक ही निकाल दिया। ऑपरेशन को बोलें अपन टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। देखो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हो गई, अब इंट्रिंसिक फैक्टर का तो खेल ही खत्म हो गया, सीधा ईसोफेगस को ड्यूडीनम से जोड़ दिया। अब इसका मतलब इनमें तो हमेशा ये एनीमिया बना रहेगा, तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद भी हो जाता है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद भी हो जाता है। तो इसका कारण लिख सकते हैं आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। अब यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी परनीशियस एनीमिया इंसान में रहेगा आखिर कब तक, आखिर कब तक? तो वही आंसर जो आप दे रहे हैं मैं लिख रहा हूं, आंसर है आखिर कब तक। क्वेश्चन है आखिर कब तक और आंसर है जब तक है जान, क्योंकि विटामिन B12 का तो खेल खत्म कर दिया। तो भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ तो करो बेचारे का, क्या उपाय करें? अच्छा एब्जॉर्ब भी तो नहीं हो रहा, विटामिन B12 के IM इंजेक्शन लगा दे। सोचो IM इंजेक्शन में विटामिन B12 के मरीज को लगाऊंगा, विटामिन B12 IM लगाऊंगा, मसल में जाएगा, मसल से ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद वो मैच्योरेशन कराएगा। भाई GIT से एब्जॉर्ब होने के बाद ही तो ब्लड में जा रहा है, मैं सीधा ब्लड में भेज रहा हूं IM इंजेक्शन के द्वारा। तो वह इंसान जिनमें स्टोमक निकाल दिया जाता है उन इंसानों में जिंदगी भर परनीशियस एनीमिया होने की रिस्क होती है। इस रिस्क को कम करने के लिए हर 15 दिन या मंथली मरीज में इंजेक्शन लगाते हैं विटामिन B12 का। और क्वेश्चन है कब तक लगाएंगे? इन मरीजों में विटामिन B12 का इंजेक्शन कब तक लगाएंगे? फिर से वही आंसर, आंसर है जब तक है जान, जब तक इंसान जिएगा। अब तो विटामिन B12 इंजेक्टेबल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर का तो खेल ही खत्म हो गया। 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ए पेशेंट हु इज हैविंग द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा गो फॉर द टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, then after the total gastrectomy which of the following nutrient should be given as parenteral route for lifelong? iron, vitamin B12, प्रोटीन, फॉलिक एसिड। आंसर गया था विटामिन B12। उस इंसान को जिंदगी भर कौन सा न्यूट्रिएंट पेरेंट्रल रूट से देना पड़ेगा? आंसर इज विटामिन B12। इज दैट क्लियर? देखें ये इटियोलॉजी हो गई, यहीं पर मैं आपको इसका मैनेजमेंट बता देता हूं, सरल हो जाएगा। अगर डाइट में विटामिन B12 नहीं ले रहा तो डाइट में विटामिन B12 बढ़ा दो, डेयरी प्रोडक्ट उसको एडवाइज कर दो। अगर स्टोमक में गड़बड़ी है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर है, तो इसको मारने के लिए ट्रिपल थेरेपी चलती है, एमोक्सीक्लेव चलती है, साथ में क्लेरिथ्रोमाइसिन चलती है, वो देंगे अपन, यानी ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमक डिसऑर्डर। यदि यहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है इंटेस्टाइन में तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, और स्टोमक ही निकाल दिया है फिर तो कहना ही क्या, जिंदगी भर विटामिन B12 इंजेक्टेबल अपन को देना पड़ेगा। जिंदगी भर विटामिन B12 इंजेक्टेबल अपन को देना पड़ेगा। तो ये 4 बीमारी, 4 मैनेजमेंट। यहां पर ये जो परनीशियस एनीमिया होता है, अब परनीशियस एनीमिया किसी को डायग्नोस हो गया, कैसे डायग्नोस होता है बता दूंगा मैं। अब कैसे पता चलाओगे कि गड़बड़ कहां पर है? क्या वो डाइट में नहीं ले रहा? नंबर 1,
क्या स्टोमक में गड़बड़ है? नंबर 2। क्या इंटेस्टाइन में गड़बड़ है? नंबर 3। पता कैसे चलेगा? तो परनीशियस एनीमिया जब डायग्नोस हो जाता है, फिर उसका पता लगाने के लिए अपन एक स्पेशलाइज टेस्ट करते हैं, और उस स्पेशलाइज टेस्ट को नाम देते हैं सिलिंग टेस्ट। उस स्पेशलाइज टेस्ट को नाम देते हैं अपन सिलिंग टेस्ट। क्या नाम देते हैं? सिलिंग टेस्ट नाम दिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर एनीमिया में किया जाने वाला टेस्ट होता है सिलिंग टेस्ट। 2 क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं। सिलिंग टेस्ट इज कॉमनली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमिया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमिया? आंसर गया है परनीशियस एनीमिया। किस तरीके से सिलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपन, उसके बारे में भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। सिलिंग टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप जो बचे हुए पॉइंट हैं उन पर डील कर लें। बचे हुए पॉइंट में परनीशियस एनीमिया में आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? परनीशियस एनीमिया में आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी। ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी। मैं विटामिन B12 नहीं खा रहा हूं पिछले साल भर से। आरबीसी के साइज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? यस, साइज बड़ा रह जाएगा। पढ़ा है मैंने, मैच्योरेशन कराता है। कलर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं यार, कलर तो हीमोग्लोबिन बनाता है, विटामिन B12 का तो कोई रोल नहीं है। साइज बड़ा रह गया, मैक्रोसाइटिक। कलर तो नॉर्मल है, नॉर्मोक्रोमिक। कलर नॉर्मल है, नॉर्मोक्रोमिक, तो इसका आंसर देंगे अपन कैसी आरबीसी होंगी? मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक बोले तो इसका आंसर होगा सी। वो जो 4 ऑप्शन लिखाए थे उनमें से इसका आंसर होगा सी। लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया? व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया? देखिए, मैनेजमेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया में विटामिन B12 डाइट में बढ़ा दो। इंक्रीज विटामिन B12 इन डाइट। डाइट में विटामिन B12 अपन बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, स्टोमक में बीमारी है तो उसका इलाज करो। बोले तो मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। तीसरा, इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, उसको कम करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी अपन प्रिस्क्राइब करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी अपन प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट, अगर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी है तो जिंदगी भर मरीज में इंजेक्टेबल लगाना होगा, तो पेरेंट्रल विटामिन B12 आप देना चाहेंगे। कब देना चाहेंगे? आफ्टर द टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद कौन सा न्यूट्रिएंट इंसान को पेरेंट्रल रूट से दिया जाता है? आंसर है विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, आखिर कब तक? तो आंसर है जब तक है जान। जब तक है जान तक यह आपको पेरेंट्रल रूट से देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ, इट इज द मीनिंग ऑफ परनीशियस एनीमिया।
It is the meaning of pernicious anemia. The anemia which occur due to the deficiency of vitamin B12 and intrinsic factor. एटियोलॉजी, विटामिन B12 नहीं लेना, स्टोमक में गड़बड़ी होना, इंटेस्टाइन में गड़बड़ी होना या स्टोमक का ही निकाल देना। मॉर्फोलॉजी कैसी होगी आरबीसी की, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। और क्या इलाज करेंगे, विटामिन B12 बढ़ा दो डाइट में, स्टोमक का इलाज करो, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक थेरेपी दो। और वह इंसान जिनमें टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी तो जिंदगी भर विटामिन B12 पेरेंटल रूट से आपको देना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ परनीशियस एनीमिया। अब इसके बारे में भी कुछ शब्द सुन लें आप। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिलिंग टेस्ट आर कॉमनली परफॉर्म्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर? द आंसर इज परनीशियस एनीमिया। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल आर शुड बी टेकन बाय द नर्स ड्यूरिंग द सिलिंग टेस्ट? ऑप्शन था 24 आवर ब्लड सैंपल, 24 आवर यूरिन सैंपल, 24 आवर गैस्ट्रिक कंपोनेंट या 24 आवर थायराइड सैंपल। कौन सा सैंपल लेना चाहिए? अब बिना पढ़े हुए तो आंसर की सर स्टोमक का गैस्ट्रिक कंटेंट लेने चाहिए, जो गलत हो जाएगा। आंसर है 24 घंटे का यूरिन सैंपल। 24 घंटे का यूरिन सैंपल अपन को लेना चाहिए। अगर उसमें विटामिन B12 की मात्रा यूरिन में 10% से ज्यादा आए तो अपन को गड़बड़ी समझ में आ जाती है। अगर 10% से कम आए तो अगला स्टेप अपन परफॉर्म करते हैं। क्या है इसका मकसद वो जाने आप। कैसे करते हैं सिलिंग टेस्ट? स्टोमक, इंटेस्टाइन, टर्मिनल इलियम। देखो गड़बड़ कहां पर हो सकती है। किसी इंसान को परनीशियस एनीमिया, किसी इंसान को परनीशियस एनीमिया है, ये किडनी बना दी मैंने। तो गड़बड़ नंबर 1, या तो इंसान डाइट में विटामिन B12 नहीं खा रहा, पहली गड़बड़। या तो इंसान डाइट में विटामिन B12 नहीं खा रहा, या फिर इंसान के स्टोमक से इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन नहीं हो रहा, दूसरी गड़बड़। या फिर इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन से या टर्मिनल इलियम से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब इस गड़बड़ का पता लगाने के लिए किया जाता है सिलिंग टेस्ट। इस गड़बड़ का पता लगाने के लिए किया जाता है सिलिंग टेस्ट। देखें, इसको थोड़ा सा गौर से समझें। वैसे तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, फिर भी थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 स्टेप में करेंगे अपन। ये भैया को डायग्नोस कर दिया परनीशियस एनीमिया है। इस पिक्चर में मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लीवर और किडनी बनाई। इसमें मैंने सिलिंग टेस्ट करना है। मैं इसको बोल दूंगा भैया रात को 8 बजे खाना खाना और पूरे रात फिर एम्प्टी रहना, कुछ नहीं खाना पीना, और सुबह 8 बजे आ जाना। सबसे पहला काम, टेस्ट से पहले आपको 12 घंटे एनबीएम रहना है। रात को 8 बजे खाना खाना, उसके बाद एनबीएम रहना। अब मैं टेस्ट करने वाला हूं। सुबह भैया 8 बजे आ गया मेरे पास। मैं सुबह 8 बजे इसको आते ही मैंने
IM विटामिन B12 लगा दिया, IM विटामिन B12 लगा दिया। ये जो IM विटामिन B12 है यह नॉन लेबल्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। नॉन लेबल्ड विटामिन B12, IM लगा दिया मैंने बटक्स पर। सोचो विटामिन B12 मैंने सुबह 8 बजे लगा दिया इंजेक्टेबल, एब्जॉर्ब हो जाएगा 9 बजे तक, ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आने के बाद जब ये विटामिन B12 जो मैंने इंजेक्टेबल लगाया है ये ब्लड में घूमेगा तो लीवर में जाएगा। अब यह लीवर में जाकर जहां विटामिन B12 के स्टोरेज वाले रिसेप्टर हैं वहां पर जाकर चिपक जाएगा, वहां पर जाकर चिपक जाएगा। इसका मतलब विटामिन B12 जहां जहां स्टोर होता है यह वहां वहां चिपक गया। अब विटामिन B12 के स्टोर होने की जगह लीवर में नहीं बची, क्योंकि मैंने हाई डोज का इंजेक्शन दिया है। तो जो मैंने इसको 8 बजे इंजेक्शन दिया था, 8 बजे इंजेक्शन दिया था, अब वह विटामिन B12 एब्जॉर्ब होके इसके ब्लड में पहुंचा, मसल से IM दिया था और वह इसके लीवर में चिपक गया। अब विटामिन B12 के लिए लीवर में जगह बची ही नहीं। अब देखें इसके बाद मैं यहां पर 9 बजे 9 PM पर विटामिन B12 इसको दूंगा। ये वाला विटामिन B12 होगा रेडियो लेबल्ड। रेडियो लेबल्ड क्या है इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ये मैं इसको दूंगा 9 बजे ओरली। ये मैं दूंगा इसको 9 बजे ओरली। ये मैंने इसको 9 बजे ओरली दे दिया। अब सोचो 9 बजे मैंने ओरली दिया, यदि इसके अंदर का सिस्टम सारा सही काम कर रहा है, स्टोमक इंटेस्टाइन बिल्कुल सही है, तो यह सबसे पहले यहां जाएगा। स्टोमक में इसको इंट्रिंसिक फैक्टर मिलेगा, फिर यह आगे जाएगा। आगे जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में यह एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद यह ब्लड में घूमेगा, आसानी से एब्जॉर्ब हो गया, अंदर का सिस्टम बिल्कुल सही है। अब यह ब्लड में घूमता घूमता लीवर के पास जाएगा। विटामिन B12 रेडियो लेबल्ड है, लीवर से कहेगा भैया मुझे जगह दो। लीवर भगाएगा, चल यहां से, मैं तो पहले ही सैचुरेटेड हूं, तेरे लिए जगह कहां से लाऊं, इंजेक्शन लगा दिया 8 बजे, चलो यहां से। अब इस बेचारे के पास जगह नहीं तो यह ब्लड में ही घूमता रहेगा। ब्लड में घूमता घूमता यह किडनी में पहुंचेगा। किडनी से कहेगा तुम ही कुछ करो। अब बेचारी किडनी तो एक काम कर सकती है कि चलो तुम्हें बॉडी से बाहर निकाल दें, चलो तुम्हें बॉडी से बाहर निकाल दें। इसका मतलब यह एक्सक्रीट होने लग जाएगा। अब मैं सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक का यूरिन सैंपल कलेक्ट करूंगा। 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे का यूरिन सैंपल कलेक्ट करूंगा। अगर ये यूरिन सैंपल में इस नीले वाले विटामिन B12 जो ब्लू कलर से बना, इसकी मात्रा 10% से ज्यादा आती है, इसका मतलब तो विटामिन B12 अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो रहा है भैया, अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो रहा है। स्टोमक भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्ब कर रही है, कोई गड़बड़ नहीं है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि 10% से ज्यादा आना इस बात का सबूत है, ना तो गड़बड़ स्टोमक में रही ना इंटेस्टाइन में है। ये तो भाई बाहर से ही नहीं खा रहा है यार, ये भैया तो बाहर से ही नहीं खा रहा है कि चलो ठीक है
विटामिन B12 बाहर से खाना चालू करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, एनीमिया सही हो जाएगा। ये बात कब होगी? जब यूरिन में यह 10% से ज्यादा आएगा। अगर यह यूरिन में आया 10% से कम, फॉर एग्जाम्पल 2% ही आया, तो 2% ही आया तो क्या होगा? देखिए 2% आया तो यार दिया तो अपन ने पूरा था ओरली। इसका मतलब या तो स्टोमक ने एब्जॉर्ब, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं सीक्रेट किया, या फिर इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब नहीं किया। अब गड़बड़ बाहर से तो शायद ले रहा है भाई, खा तो रहा है बाहर से, अंदर ही गड़बड़ है। अंदर कहां गड़बड़ है? या तो स्टोमक में गड़बड़ है और या फिर इंटेस्टाइन में गड़बड़ है। अब इस टेस्ट को फिर से परफॉर्म करते हैं। देखिए फिर से मरीज को डेट दे दी, भैया 7 दिन बाद दोबारा आना। मरीज को डेट दे दी, भैया 7 दिन बाद दोबारा आना। बेचारा फिर आया 7 दिन बाद, वही 12 घंटे भूखे रहना है, ठीक है। सुबह 8 बजे आया, सुबह 8 बजे आया, इंजेक्टेबल विटामिन B12 लगा दिया। विटामिन B12 लगाने के बाद ब्लड में गया, जाने के बाद फिर से वही घटना, लीवर को घेर लिया, लीवर के रिसेप्टर को घेर लिया। अब कोई दूसरा विटामिन B12 नहीं आएगा। नॉन रेडियो लेबल्ड है, ये नॉन रेडियो लेबल्ड है, लीवर को घेर लिया। अब कोई विटामिन B12 यहां नहीं आएगा। उसके बाद फिर से सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे अपन ने ओरली विटामिन B12 दिया और इसके साथ साथ ओरली इंट्रिंसिक फैक्टर भी दिया। गौर करो, देखो दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं। विटामिन B12 दिया और विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी दिया ओरली। फिर नर्स ने 24 आवर का यूरिन कलेक्शन किया, 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन किया। देखें, मान के चलो गड़बड़ स्टोमक में थी। अब जो आप विटामिन B12 दे रहे हो, साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी तो दे रहे हो, तो दोनों आपस में जुड़ गए। इस स्टोमक से मतलब नहीं है। अब ये आगे जाएंगे जुड़कर और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ये रेडियो लेबल्ड है, ये फिर ब्लड में घूमेगा। ब्लड में घूमता हुआ लीवर के पास, भैया जगह दो। अरे जगह कहां है, मैं तो पहले ही सैचुरेटेड हूं, भाग यहां से। फिर ये ब्लड में घूमेगा घूमेगा, घूमता हुआ किडनी के पास, तुम ही कुछ करो कि मैं तो सिर्फ बॉडी से बाहर निकाल सकती हूं, बाहर निकाल देगी। अगर 24 घंटे में फिर से यूरिन कलेक्शन करने के बाद इसकी वैल्यू 10% से ज्यादा आए, इसका मतलब कि स्टोमक में गड़बड़ थी। अब ये सही हो गई क्योंकि आपने साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर दिया है। अब ये गड़बड़ सही हो गई है। तो यदि 10% से ज्यादा आए तो अपन मान लेंगे गड़बड़ कहां पर है, स्टोमक में है। अगर फिर भी 10% से कम आए तो ना तो बाहर से लेने में गड़बड़ है, ना स्टोमक में गड़बड़ है। फिर तो सीधा सा मतलब है गड़बड़ कहां पर है, इंटेस्टाइन में है। गड़बड़ कहां पर है, इंटेस्टाइन में है। इस तरीके से अपन स्लिंग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। कारण जान लो, ये रेडियो लेबल्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि आप 24 घंटे के यूरिन का कलेक्शन कर रहे हो। 24 घंटे के यूरिन में ये जो रेडियो लेबल्ड होता है, यह आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। और यही डिटेक्ट करना है अपन को, क्योंकि हो सकता है जो आपने इंजेक्टेबल दिया हो वो लीवर में जाने के बाद वो भी ब्लड में घूम रहा हो, तो उसको डिटेक्ट नहीं करना, उससे मतलब नहीं। अपन को वो डिटेक्ट करना है जो ओरली दिया है। अपन एब्जॉर्प्शन की गड़बड़ी ढूंढ रहे हैं तो इंजेक्टेबल वाला अलग होना चाहिए
और ओरल वाला अलग होना चाहिए। इसलिए जो ओरली अपन देते हैं वह रेडियो लेबल्ड होता है और यूरिन में अपन उसी की मात्रा चेक करते हैं। इससे अपन को पता लगता है कि गड़बड़ बाहर से डाइट से नहीं ले रहा, यह है क्या, स्टोमक में गड़बड़ है क्या या इंटेस्टाइन में गड़बड़ है, यह पता लगाने के लिए अपन सिलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दोबारा से समझ लें, 2 मिनट में समराइज कर दूं। भैया को परनीशियस एनीमिया डायग्नोस हो गया। अब कहां क्यों हुआ इसको, या तो डाइट में विटामिन B12 नहीं खा रहा है, या खा तो रहा है इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, या इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकल रहा है, या फिर निकल तो रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंटेस्टाइन में कोई गड़बड़ है। कहां पर है गड़बड़, इसका पता लगाने के लिए 12 घंटे पहले एनबीएम रखा ताकि विटामिन B12 जो है नहीं लिया जाए। सुबह 8 बजे नॉन लेबल्ड विटामिन B12 का इंजेक्शन लगा दिया। आईएम ब्लड में जाकर लीवर को घेर लिया इस इंजेक्शन में विटामिन B12 ने कि अब कोई विटामिन B12 नहीं आने दूंगा मैंने लीवर को सैचुरेट कर दिया। फिर 9 बजे मैंने इसको ओरली विटामिन B12 की खुराक पिलाई जो रेडियो लेबल्ड है। ये खुराक पीने के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद ये जब ब्लड में गया फिर लीवर में गया, तो लीवर में तो जगह ही नहीं है, ब्लड में घूमता घूमता किडनी में गया, किडनी ने यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया। अगर 10% से ज्यादा मिले इसकी वैल्यू, इसका मतलब है कि ये भैया डाइट में नहीं खा रहा, भैया अंदर तो एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर 10% से कम मिले, इसका मतलब ये भैया डाइट में तो खा रहा है, गड़बड़ या तो स्टोमक में है या इंटेस्टाइन में है। तो 7 दिन बाद दोबारा बुलाओ और दोबारा बुलाकर वही 8 बजे विटामिन B12 लगा दो। विटामिन B12 लीवर को घेर लेगा, अब किसी को नहीं आने देगा। और 9 बजे उसको ओरली विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर दो, साथ में दो। साथ में देने का मतलब स्टोमक का तो रोल ही खत्म कर दिया, क्योंकि स्टोमक वाली चीज तो बाहर से ही दे दी। फिर अपन ने आगे चलकर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर में गया, लीवर में जगह नहीं है, फिर किडनी में गया, किडनी ने बाहर निकाला। अगर 10% से ज्यादा वैल्यू मिले तो इसका मतलब गड़बड़ स्टोमक में है, और यदि फिर भी 10% से कम मिले तो सीधा सा मतलब गड़बड़ कहां पर है, इंटेस्टाइन में है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन आए हैं। सिलिंग टेस्ट कौन सी बीमारी में करते हैं, आंसर है परनीशियस एनीमिया। दूसरा क्वेश्चन, नर्स 24 आवर क्या कलेक्शन करती है, यूरिन कलेक्शन, नोट द गैस्ट्रिक कंटेंट। क्या कलेक्शन करती है, यूरिन कलेक्शन। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिलिंग टेस्ट परफॉर्म्ड इन परनीशियस एनीमिया। तो ये हो गया परनीशियस एनीमिया। कम ऑन टू द लास्ट, जिसका नाम है फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला, और फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले इस एनीमिया को अपन नाम देते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। इस एनीमिया को अपन नाम देते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इट इज द एनीमिया which occur due to the deficiency of folic acid। फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो यहां भी 2 कारण नाम देंगे अपन। कौन कौन से कारण, या तो डाइट में विटामिन B12 फॉलिक एसिड नहीं खा रहा, डिक्रीज फॉलिक एसिड इन डाइट, डिक्रीज फॉलिक एसिड इन डाइट, या फिर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड। या तो डाइट में नहीं खा रहा या फिर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी इन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ABCD। मैं फॉलिक एसिड नहीं खा रहा हूं, साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा रह जाएगा, साइज बड़ा रह जाएगा। कलर से तो कोई मतलब नहीं है,
मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, सी। ए आंसर आ गया, बी आंसर आ गया, सी आंसर पिछले वाले में आ गया, एनीमिया खत्म हो गया, डी का तो कहीं नाम नहीं आया। इस क्वेश्चन में अपन बोलें, अगर ये कहा जाए व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी इन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, द आंसर इज डी, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। कि अरे सर ये क्या लिख रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी, फॉलिक एसिड का कलर से क्या लेना देना है। सही सोच रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। पर यदि मैं फॉलिक एसिड नहीं खा रहा हूं पिछले 1 साल से, तो फॉलिक एसिड मुझे एक फायदा और पहुंचाता है, यह आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है। अगर मैं बिल्कुल फॉलिक एसिड नहीं खा रहा हूं तो आयरन का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आयरन का एब्जॉर्प्शन यदि नहीं होता है, ऑटोमेटिक सी बात है, आरबीसी का साइज छोटा होगा और कलर भी कम होगा। तो यहां पर इनडायरेक्टली बॉडी में आयरन की कमी हो गई। अच्छा, आयरन की कमी हो गई तो सर फिर साइज छोटा होना चाहिए। अच्छा, साइज के मामले में दो जने लड़ रहे हैं, फॉलिक एसिड और आयरन। जीत तो फॉलिक एसिड की होगी। मान के चलो फॉलिक एसिड ने आरबीसी का साइज 8.4 माइक्रोन रख दिया, और चूंकि हीमोग्लोबिन भी कम है तो चलो थोड़ा सा कम हो गया, 8 माइक्रोन हो गया, तो रहा तो अभी भी बड़ा 7.2 का है, अभी भी बड़ा रहा। तो साइज के मामले में तो फॉलिक एसिड की जीत होगी। तो फॉलिक एसिड की वजह से आरबीसी का साइज बड़ा हुआ रहेगा, मैक्रोसाइटिक। और चूंकि फॉलिक एसिड आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है, इस वजह से इनडायरेक्टली फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बॉडी में आयरन की भी कमी हो जाएगी, जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और जिसकी वजह से आरबीसी हाइपोक्रोमिक हो जाएंगी। तो यहां पर अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उसका लॉजिक होगा डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड कॉज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से इनडायरेक्टली आयरन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए इसका आंसर मैंने जो पढ़ाया उस लॉजिक के अनुसार पढ़ें तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होना चाहिए, परंतु आयरन की कमी होने की वजह से यहां आरबीसी हाइपोक्रोमिक हो जाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली फॉलिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। लास्ट पॉइंट, क्या मैनेजमेंट करना चाहोगे? अच्छा, इसका सबूत भी मिल सकता है आपको। आपने आज तक जितने भी आयरन के सिरप या आयरन की गोलियां देखी होंगी, कभी सिंगल आयरन नहीं देखा होगा, हमेशा आयरन फॉलिक एसिड, आयरन के साथ फॉलिक एसिड मिलेगा ही मिलेगा। कोई रेयर में एक आध फॉलोविट नाम से आती है जिसमें केवल फॉलिक एसिड आता है, आयरन के साथ तो फॉलिक एसिड आता ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है, फॉलिक एसिड आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो देखें, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया? इंक्रीज फॉलिक एसिड इन डाइट, डाइट में फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ा दो, या फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, फॉलोविट, विटकोफॉल टैबलेट आती हैं, कैप्सूल आते हैं, वो अपन मरीज को प्रिस्क्राइब करेंगे। दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। The megaloblastic anemia is the anemia which occur
ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। इटियोलॉजी हो गई डाइट में फॉलिक एसिड कम लेना या फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाना। मॉर्फोलॉजी होगी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक होनी चाहिए थी परंतु नहीं हो रही है, हाइपोक्रोमिक हो रही है। क्यों हो रही है ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैनेजमेंट में अपन फॉलिक एसिड इन डाइट बढ़ा देंगे और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट वीटाफॉल, विटकोफॉल, फॉलोविट फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आती हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा लास्ट वर्ड पर चलें अपन। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन है मेरा, द मेगेलोब्लास्ट आर कॉमनली सीन। द मेगेलोब्लास्ट आर कॉमनली सीन। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी या ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 2, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये ऑप्शन है। तो देखें, मेगेलोब्लास्ट वर्ड का मतलब है लार्ज साइज। मेगेलोब्लास्ट वर्ड का मतलब है लार्ज साइज। यहां जो मेगेलोब्लास्ट की बात कर रहे हैं उसका मतलब है लार्ज साइज, बड़ी आरबीसी। क्या फॉलिक एसिड की कमी से बड़ी आरबीसी मिलेंगी? आंसर है यस। क्या विटामिन B12 की कमी से भी मिलेंगी? यस। क्या इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से भी मिलेंगी? यस। आंसर इज ऑल ऑफ देम। अगर क्वेश्चन आए मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑल ऑफ देम, आंसर इज ऑल ऑफ देम। क्योंकि तीनों में मेगेलोब्लास्ट देखने को मिलती है, तो व्हाट इज द एक्चुअल मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी मैं बोल सकता हूं पर्नीशियस एनीमिया इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और ऑप्शन था द मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, और ये ऑप्शन थे द मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। आंसर गया था फॉलिक एसिड। आंसर गया था फॉलिक एसिड। अगर चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ देम आता तो आंसर जाता ऑल ऑफ देम। इज दैट क्लियर? यानी प्रायोरिटी पे यहां मैं बोल सकता हूं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। नंबर 1 तो ये जाएगा, और उसके अलावा यह भी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है। पर्नीशियस एनीमिया इज ऑल्सो द टाइप ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि मेगेलोब्लास्ट का मतलब होता है लार्ज साइज वाली आरबीसी। तो इट इज द एंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनीमिया, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। शुरू से देख लें क्या पढ़ाया मैंने। यहां से शुरू किया था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आयरन का पूरा मेटाबॉलिज्म मैंने आपको समझाया। ट्रांसपोर्ट फॉर्म, स्टोरेज फॉर्म, HCl चाहिए, कहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होता है, विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है, ये इसके कारण हैं।
मॉर्फोलॉजी ये होगी, ये मैनेजमेंट करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आयरन देते हुए कौन कौन सी बात मदर को समझाओगे, ये सारी बातें अपन समझाएंगे। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 मिलीग्राम आयरन है, तो 100 ml ब्लड का लॉस कितना आयरन लॉस करेगा, 50 मिलीग्राम। नेक्स्ट, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, परनीशियस एनीमिया, ये इसके सारे के सारे कारण हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, सिलिंग टेस्ट। मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी कैसी होगी, देखो मैक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक बोले तो मेगेलोब्लास्ट है, तो इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ये इसका मैनेजमेंट करेंगे। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद तो जिंदगी भर अपन को विटामिन B12 देना पड़ेगा। ये आपको सिलिंग टेस्ट बता दिया। 2 क्वेश्चन आए, सिलिंग टेस्ट किसमें करते हैं, परनीशियस एनीमिया में नर्स क्या सैंपल लेगी, 24 घंटे का यूरिन सैंपल, और उसके बाद इट इज द मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो जो परनीशियस एनीमिया है वह भी एक तरह का मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इज दैट क्लियर? तो इट इज द एंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनीमिया। अब एनीमिया में कुछ पर्टिकुलर्स और बचे हुए हैं, और एक और स्पेशल तरह का एनीमिया है एप्लास्टिक एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। एप्लास्टिक एनीमिया अपन नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद आपको समझ में आया। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट कोई नहीं, आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।